नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास के बारे में। दोस्तों, आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भारतीय संविधान है दोस्तों, उसका विकास कैसे हुआ, क्या कुछ एक्ट पारित किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों, और उसका जो विकास क्रम दोस्तों किस आधार पे हुआ, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो, या फिर दोस्तों आपका चार्टर एक्ट हो, या फिर दोस्तों भारत शासन अधिनियम हो दोस्तों, इनसे सभी प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत के जो संविधान की विकास यात्रा है दोस्तों, यह तभी से शुरू हो गई थी दोस्तों जब भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों पहली बार ब्रिटिश ने दोस्तों कदम रखा था। दोस्तों, भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों ने दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में, जब जो कि एक मुगल शासक था, उसने जो कदम रखा दोस्तों, वहीं से भारतीय व्यापारिक दृष्टिकोण से और बाद में दोस्तों राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी व्यापक परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। और इसी की चर्चा दोस्तों हम आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे करने वाले हैं। दोस्तों, तो हम चलते हैं बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ। उसके पहले दोस्तों आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो भारत में ब्रिटिश लोग आए थे दोस्तों, ये 1600 ईसा पूर्व में भारत में आए थे। सॉरी, 1600 ईस्वी में, ईसा पूर्व ने 1600 ईस्वी में दोस्तों लंदन में दोस्तों ईस्ट इंडिया जो कंपनी दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों महारानी एलिजाबेथ ने दोस्तों प्रथम चार्टर के द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का जो एक अधिकार था उसको प्रदान भी किया था। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1600 ईस्वी में ही भारत में जो थे कि जो प्रमुख दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे दोस्तों, ब्रिटिश व्यक्ति थे, वह भारत की यात्रा किए थे। इसमें दोस्तों दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, किनके दरबार में आए थे आप जरूर जानिएगा। तो मुगल शासक दोस्तों जो जहांगीर थे, इनके काल में दो अंग्रेज जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यह भारत आए। किस ध्यान रखिएगा, इनका उद्देश्य पहले राजनीति नहीं बल्कि क्या था, व्यापार था। बाद में दोस्तों जब इन्होंने यहाँ के हालात एवं परिवर्तन देखे, तो दोस्तों इन्होंने व्यापार से इनका राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जो कि आप आगे आने वाले एक्ट्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो दोस्तों यह जहांगीर के दरबार में भारत आया, और दोस्तों और सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की दोस्तों इसको आज्ञा मिली। वहीं पर दोस्तों 1615 में सर टॉमस रो भारत आया दोस्तों, और इसने अजमेर में जहांगीर से मिला और व्यापार की जो है दोस्तों इसने अनुमति प्राप्त की थी। उसके पश्चात हम दोस्तों इसका संवैधानिक इतिहास पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है दोस्तों 1764 के दोस्तों जो बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णायक दोस्तों, जिसके पश्चात अंग्रेज जो दोस्तों यह बंगाल का दोस्तों जो एरिया होता है वहां पर शिकंजा कसने में कामयाब होते हैं, अर्थात वो बंगाल के एरिया को अपने कब्जे में लेने में यह सफलता प्राप्त करते हैं। और दोस्तों इसी के पश्चात दोस्तों अंग्रेजों ने व्यापार की जो शुरुआत की वह बंगाल से की थी, और बंगाल से दोस्तों उन्होंने सबसे पहली बार गवर्नरों की भी नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया था। और इसी क्रम में दोस्तों ब्रिटिशों ने सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया दोस्तों, वह थे आपके लॉर्ड क्लाइव। ध्यान रखिएगा, शब्द यहाँ पर बंगाल का पहला गवर्नर दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर नियुक्त हुए दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों लॉर्ड क्लाइव को उन्होंने क्या किया था, पहला गवर्नर नियुक्त किया था। और वहीं पर दोस्तों अंग्रेजों ने इनके अलावा समय समय पर कई सारे एक्ट पारित किए, जो कि दोस्तों भारतीय संविधान के विकास में काफी सहायक बने। अब दोस्तों इसी क्रम में सबसे जो पहला महत्वपूर्ण एक्ट आता है दोस्तों, वह आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दोस्तों, जो कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों। और इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया था। ध्यान रहे दोस्तों, वह कंपनी कौन सी है, किसकी कंपनी की बात कर रहा है, तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे ब्रिटिश ने, वहां की जो महारानी थी एलिजाबेथ ने, उन्होंने चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। दोस्तों इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उस कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, पहले जैसा कि हमने आपको बताया जो लॉर्ड क्लाइव थे यह बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दोस्तों, अब यह जो बंगाल के गवर्नर का पद है दोस्तों, अब यह गवर्नर नहीं बल्कि क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था। और दोस्तों गवर्नर जनरल की सहायता के लिए ही दोस्तों साथ में 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो गवर्नर जनरल है ये उनकी सहायता के लिए थे। दोस्तों इस परिषद में निर्णय जो है यह बहुमत के द्वारा अर्थात मेजोरिटी से
लिए जाने की व्यवस्था की गई दोस्तों। और इन द केस यदि वोट बराबर हो जाए तो उस परिस्थिति में दोस्तों गवर्नर जनरल जो मत देगा वह मत निर्णायक माना जाएगा। तो अब अगली चीज यह निकल कर आती भाई साहब कि जब ये गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई पहली बार, तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, वो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया आपको कि बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे, लेकिन यदि प्रश्न बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का पूछा जाएगा दोस्तों तो ध्यान रखिएगा वह थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार गवर्नर जनरल का जो पद था उनको दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गवर्नर जनरल के साथ दोस्तों 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई थी उनकी सहायता के लिए। तो वो 4 अन्य सदस्य दोस्तों आपके सामने हैं, जिनके नाम दोस्तों क्लेवरिंग, मॉनसन, बैरवेल और फ्रांसिस। तो ये 4 जो सदस्य थे दोस्तों यह गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के सहायता के लिए थे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसमें दोस्तों जो प्रमुख प्रेसिडेंसीज थी दोस्तों उसमें आपका मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसीज बड़ा इंपॉर्टेंट थी, बड़े मायने रखती थी। तो दोस्तों इस मद्रास और जो बंबई प्रेसिडेंसी दोस्तों इनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसमें मर्ज किया गया था और किसको मर्ज किया गया था। तो बंगाल प्रेसिडेंसीज के अंतर्गत अब जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी जो कि पहले इंडिविजुअली वर्क करती थी, अलग अलग रूप में कार्य करती थी, अब ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कार्य करेंगी, इनको इनके अंदर मिला लिया गया। और दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को अब इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले तीनों अलग अलग थे, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग कार्य करती थी, बंबई प्रेसिडेंसी अलग कार्य करती थी और बंगाल प्रेसिडेंसी अलग कार्य करती थी। लेकिन जब इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया दोस्तों तो इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही दोस्तों ये जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी है इसको एक में मिला लिया गया दोस्तों। अतः अब जो मद्रास, बंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी एक में मिल गई दोस्तों, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों वो तीनों पे एक समान रूप से कार्य करने लगा और वो तीनों का गवर्नर जनरल माने जाने लगा। दोस्तों इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था दोस्तों यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और ध्यान रखिएगा बंगाल का यह अंतिम गवर्नर भी यही था। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि यदि प्रश्न पूछा जाए ये भाई साहब कि ये बताइए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, यदि प्रथम गवर्नर आपसे पूछा गया था तो हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि लॉर्ड क्लाइव थे, जो यह क्या थे, यह प्रथम गवर्नर थे। लेकिन अंतिम गवर्नर पूछ लिया जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो अंतिम गवर्नर थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। और अंतिम गवर्नर होते के नाते जब यह गवर्नर जनरल का पद बनाया गया तो वह यही बने, अर्थात आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ही यहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में बनते हैं। अब देखिए भाई यह जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता इसकी है कि इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा जो कलकत्ता है दोस्तों, जो बंगाल में स्थित दोस्तों, वहां पर एक उच्चतम न्यायालय प्रकार से कह लें सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्थापना की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया उच्चतम न्यायालय की स्थापना कई लोग कहते हैं कि उसमें हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ध्यान रखिएगा वहां पे जो शब्द प्रयोग किया गया है वह शब्द प्रयोग किया गया है संघीय न्यायालय का, फेडरल कोर्ट का बात किया गया है। लेकिन यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, यदि हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, तो उसका प्रथम प्रावधान 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा किया गया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1 साल बाद 1774 में हुई, जबकि एक्ट कौन सा है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। तो दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब किया गया, तो 1774 में किया गया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इस सुप्रीम कोर्ट में, इस उच्चतम न्यायालय में दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश था, एक चीफ जस्टिस थे, साथ में दोस्तों उनके सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश थे। जैसे दोस्तों वर्तमान में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों फॉर्मूला है उसमें एक सीजेआई होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे दोस्तों जिसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और 33 अन्य न्यायाधीश उनकी सहायता के लिए होते हैं। ये वर्तमान का कॉन्सेप्ट है, ये प्रेजेंट टाइम की बात है। लेकिन जब प्रथम बार उच्चतम न्यायालय को कलकत्ता में शुरू किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, तो वहां पर एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वह थे सर एलिजा इम्पे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है,
कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके सर एलिजा इम्पे, और साथ में दोस्तों जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे सर चैम्बर्स, सर लेवेंस्टर और सर हाइड। यह 3 जो व्यक्ति थे, यह 3 अन्य न्यायाधीशों के नाम रूप में वहां पर स्थापित थे। इंपॉर्टेंट है, चारों लोगों के नाम याद रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा इम्पे, इनके अलावा जो 3 अन्य साथी थे इसमें आपके चैम्बर्स, लेवेंस्टर और हाइड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह भी है कि इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी हैं दोस्तों, उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना जो है यह प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो कि इस एक्ट की अपनी एक बड़ी विशिष्टता भी है। दोस्तों इस प्रकार से यह जो एक्ट है अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपने यह जाना कि इस एक्ट के तहत एक आपके जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार डेवलप हुआ था आपके, जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था इस एक्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, स्थापित 1 साल बाद हुआ है 1774 में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आपने ये जानी कि इस एक्ट के द्वारा दोस्तों पहली बार बंगाल में गवर्नर जनरल का पद लाया गया, जिसमें आपके वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये गवर्नर जनरल बने। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि इस एक्ट के द्वारा जो बंबई आपकी जो प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, इसमें आपके 2 अन्य बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी दोस्तों, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। दोस्तों इस प्रकार से कुछ ये फैक्ट हैं आपके, इस चीज को आप जानने और समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या कहता है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1774 आया था, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों जो भी कमियां रह गई थी, इन कमियों को दूर करने के लिए दोस्तों ब्रिटिश संसद ने दोस्तों 1781 में अर्थात 1781 में इसी एक्ट को संशोधित करके एक अधिनियम पारित किया, एक एक्ट पारित किया गया दोस्तों, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, या फिर एक्ट ऑफ 1781 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1781 के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। विशेषता क्या है इसका, उद्देश्य क्या था कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कमियां हैं उनको सुधार किया जाए और उनको दूर किया जाए, यह उसका उद्देश्य था। इसके पश्चात दोस्तों हम बात करेंगे आपसे 1784 का दोस्तों आपके पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया में। तो 1784 में दोस्तों जो एक्ट आया था उसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। यह दोस्तों जो एक्ट है, इस एक्ट से संबंधित जो विधेयक है दोस्तों वह ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने दोस्तों इस सदन में प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों, तो उस समय के जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रधानमंत्री दोस्तों, जो कि इनका नाम है पिट द यंगर दोस्तों, इन्होंने वहां की पार्लियामेंट में, वहां की संसद में प्रस्तुत किया था। और दोस्तों इस एक्ट के द्वारा ही इसने जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य दोस्तों, जो आपके पॉलिटिकल वर्क थे और इनके जो दोस्तों इकोनॉमिकल वर्क थे, इन दोनों कार्यों को उन्होंने अलग अलग कर दिया कि भैया कंपनी के जो राजनीतिक कार्य है वो अलग से किए जाएंगे और जो वाणिज्यिक कार्य है वो अलग से किए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों उन्होंने व्यापारिक के कार्यों के जो नियंत्रण के लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा वहां पर कार्य बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की। और दोस्तों राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए दोस्तों उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियुक्ति किया, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो नियुक्ति है ये किस एक्ट की देन है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की देन दोस्तों, जिसमें व्यापारिक कार्यों के नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी दोस्तों आपके 1773 में, तो दोस्तों उसमें गवर्नर जनरल के परिषद में सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बताया था दोस्तों। इसमें जब यह एक्ट आया 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों, तो इस गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या दोस्तों जो 4 थी, अब उससे घटाकर यह कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई थी। इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपको एकदम ध्यान में रख लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1773 में गवर्नर जनरल की जब नियुक्ति की गई वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो उनके साथ 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए थे। लेकिन जैसे ही 1784 का आपका एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट, तो जो 4 सदस्य थे
उनमें से अब एक सदस्य की संख्या घटाकर अब उनकी सहायता के लिए 3 सदस्य कर लिए गए, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें जो आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करती है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोस्तों ब्रिटिश की संसदीय समिति दोस्तों, इसमें कुल 6 सदस्य होते थे और जिनमें दो आपके ब्रिटिश मंत्री भी होते थे, अर्थात ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य जो है दोस्तों कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से अब यह अधिकार रखने लगे थे। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से विकास हो रहा है। पहले 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं, फिर बाद में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करते हैं, फिर अजमेर में इनको व्यापार करने का अधिकार मिलता है। फिर ये व्यापार करने का अधिकार से धीरे धीरे परिवर्तित किसमें हो रहे हैं, राजनीतिक कार्यों पे आ रहे हैं। राजनीतिक कार्यों से अब इनके संसद का सीधा इंटरफेरेंस कहां पे हो रहा है, भारतीय बाजार में हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो ये प्रतिक्रिया है ये भारत में विकसित हो रही है। और दोस्तों इसी प्रकार से भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी कहा गया, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आप लोगों ने जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्पेशल एक्ट 1786 के, अर्थात विशेष अधिनियम 1786 को। दोस्तों ये जो विशेष अधिनियम 1786 है, इसके द्वारा दोस्तों जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों इनको वीटो पावर दिया गया था। अब ध्यान है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों विवाद को लेकर प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की जो गठबंधन सरकार थी उसको त्यागपत्र देना पड़ा था, और यह भारत का एकमात्र अधिनियम है दोस्तों जिसके विवाद में ब्रिटेन की सरकार जो है दोस्तों वो क्या हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी, वो गिर गई थी। और दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ के जो पहले बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, जब वो 1785 में इंग्लैंड पहुंचते हैं तो एडमंड बर्ग के द्वारा दोस्तों उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे दोस्तों जिन पर इंग्लैंड लौटने के बाद महाभियोग चलाया गया, और ये अपने आप में बड़ा विशिष्टता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल है, जब वो 1785 में इंग्लैंड पहुंचते दोस्तों तो उनके ऊपर एडमंड बर्ग के द्वारा क्या लगाया गया दोस्तों, महाभियोग के प्रति, हम लोग उसको इम्पीचमेंट कहते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में, जिसको आपके राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहा जाता है। और वही प्रक्रिया इनकी कहां किसके ऊपर अपनाई गई, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर अपनाई गई। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे 1793 के चार्टर एक्ट की। 1793 का आपका जो चार्टर अधिनियम है उसके बारे में दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी थे तथा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन की भी व्यवस्था की गई, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं तथा नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्था की गई, जो कि 1793 चार्टर एक्ट का प्रमुख बिंदु के रूप में जाना जाता है। अब देखिए अभी हमने आपको जो स्पेशल एक्ट बताया उसमें आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल था उसमें विशेष गवर्नर जनरल को क्या किया गया था कि आपको वीटो पावर दिया गया था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो 1793 का चार्टर एक्ट आया दोस्तों, तो उस समय के जितने भी तत्कालीन गवर्नर जनरल हुआ करते दोस्तों प्रांतों के, उन सभी को वीटो पावर दे दिया गया था, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके पश्चात दोस्तों अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, अर्थात दोस्तों चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, जो कि अपने आप में भारतीय संवैधानिक इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया था। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों, तो वह है आपका 1813 का आपका चार्टर अधिनियम। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, परंतु यह जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको चाय व चीन के साथ दोस्तों व्यापार करने में एकाधिकार अभी दिया गया था। दोस्तों कंपनी भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी, इसका भी प्रावधान जो है दोस्तों इस एक्ट द्वारा किया गया था, जो कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये भारतीय दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों भारत में पहली बार ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने भारत में शिक्षा के विकास के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का बजट तय किया और प्रति वर्ष इनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और दोस्तों इसी चार्टर एक्ट 1830 द्वारा पहली बार भारत में ईसाई मशीनरीज जो थी दोस्तों, मतलब कि ईसाइयों की जो प्रचार करने की जो एक संगठन दोस्तों जिसको ईसाई मशीनरीज कहते हैं, इसको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी अनुमति इसी एक्ट के द्वारा दी गई थी। और दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा ही कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटेन के जो आम नागरिकों को
भारत के साथ व्यापार करने की भी अनुमति प्रदान की गई। अब देखिए, अभी तक क्या था कि जो कंपनी है वही केवल व्यापार कर सकती है, लेकिन दोस्तों इस एक्ट के द्वारा पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि जो कंपनी है दोस्तों, यह कुछ सीमाओं के साथ, कुछ बंधन के साथ, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ दोस्तों, जो ब्रिटेन के आम नागरिक थे, जो साधारण जनता थी वहां की, वो भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, और यह प्रावधान उसको इस चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा पहली बार दिए गए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की। जी दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के नाम से भी इसे जानते हैं दोस्तों, अर्थात चार्टर अधिनियम 1833 के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों क्या कुछ इसकी खासियत है यह भी जान लेते हैं दोस्तों। इस चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत दोस्तों जब यह एक्ट पारित किया गया दोस्तों, तो जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों, उस कंपनी की जो व्यापारिक अधिकार थे दोस्तों, यह पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिए गए थे, जो कि दोस्तों इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों व्यापारिक अधिकार थे, उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। साथ ही दोस्तों इस कंपनी ने भारत में शासन स्थापित करने का जो अपना उद्देश्य दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा दोस्तों अपना यह उद्देश्य बनाया कि अब कंपनी जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले व्यापार के दृष्टिकोण से भारत आई थी, अब वह भारत में व्यापार के न करके दोस्तों क्या करेगी, शासन व्यवस्था को स्थापित करेगी। अर्थात दोस्तों अब यह जो कंपनी थी, यह व्यापारिक स्थान के स्थान पर यह दोस्तों एक राजनीतिक इकाई बन गई, जो कि अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले ही हमने आपको जो वीडियो में बताया कि दोस्तों बंगाल के जो गवर्नर जनरल का पद था दोस्तों, जिसको बनाया गया था दोस्तों, अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को दोस्तों अब भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा ऐसा अधिनियम है या फिर वह कौन सा ऐसा एक्ट दोस्तों जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का दोस्तों जो पद था, अब वो भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के द्वारा दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाने लगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ से दोस्तों, तो दोस्तों जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जाने लगा दोस्तों, तो इस रूप में भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने दोस्तों, वह बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है। दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल के अलावा दोस्तों जो गवर्नर जनरल दोस्तों कार्यकारी परिषद थी दोस्तों, इसमें अब एक विधि सदस्य को भी दोस्तों जोड़ा गया, जिससे दोस्तों पहले कुल 3 सदस्य हुआ करते थे। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल या फिर दोस्तों जो आपका गवर्नर होता है दोस्तों, उसमें पहले 4 सदस्य, शुरुआत में जब इनका गठन के लिए किया गया था तो उसमें 4 सदस्य थे। बाद में दोस्तों इसको 1 सदस्य घटाकर 3 कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इस एक्ट के द्वारा दोस्तों एक बार पुनः जो जनरल की कार्यकारी परिषद दोस्तों में एक अन्य सदस्य जोड़ा गया दोस्तों, जिससे कि दोस्तों इस परिषद की कुल संख्या पुनः कितनी हो गई, 4 हो गई। अब दोस्तों ये जो चौथा सदस्य जोड़ा गया दोस्तों, यह एक विधि सदस्य था, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान है दोस्तों, ये जो चौथा विधि सदस्य को जोड़ा गया था दोस्तों, इस विधि सदस्य को दोस्तों यहाँ पर मतदान करने का जो अधिकार था दोस्तों, वह प्राप्त नहीं था। ध्यान रखिएगा, विधि सदस्य जो चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जोड़ा गया था दोस्तों, उसको मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। साथ में दोस्तों इस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो दास प्रथा है उसको समाप्त किया जाएगा, ऐसा भी प्रावधान दोस्तों इस एक्ट के द्वारा लाया गया दोस्तों। और 1843 में फाइनली दोस्तों एलन बरो ने दोस्तों जो यह प्रथा है उसको समाप्त की। अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1843 में एलन बरो के द्वारा दोस्तों ये जो प्रथा है इसको समाप्त किया गया, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी व्यक्ति को और उसके साथ उसका धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। यह भी जो प्रावधान है दोस्तों हमको इसी एक्ट में देखने को मिलता है। दोस्तों आपके संविधान में भी दोस्तों यह दिया गया है कि अनुच्छेद 15 दोस्तों आप जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया कि कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके लिंग, जाति, धर्म आधार के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पारसी हो या फिर मेल हो, फीमेल हो,
कोई भी जाति का हो दोस्तों, तो उन सभी के आधार पे उनके बीच में किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि नहीं तुम हिंदू हो या फिर तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तो तुमको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। नहीं, इन चीजों को दोस्तों यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा निषेध कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों मद्रास और जो बॉम्बे के गवर्नर थे दोस्तों, उनको भी कानून बनाने की जो शक्तियां थी दोस्तों, इनको फाइनली क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों कि वह कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा दोस्तों कि जो बॉम्बे और जो मद्रास के दोस्तों आपके गवर्नर थे, उनके कानून बनाने की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो वह आपका 1833 का चार्टर एक्ट है दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों जो आपका अधिनियम है वो इनके दोनों गवर्नरों के कानून बनाने की शक्तियों को छीन लेता है। इसलिए दोस्तों आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दोस्तों आगे ध्यान रखिएगा, अब जो यह प्रथम विधि सदस्य इसमें जोड़ा गया था चौथे सदस्य के रूप में दोस्तों, जिसको कि मतदान का अधिकार नहीं था, प्रश्न यह पूछा जाता है कि प्रथम सदस्य विधि सदस्य के रूप में आखिर नियुक्ति किसकी हुई थी। तो दोस्तों वह प्रथम विधि सदस्य थे, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इनको, लॉर्ड मैकाले का। जी दोस्तों, लॉर्ड मैकाले जो दोस्तों यह प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करके लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में दोस्तों पहली बार जो विधि आयोग था उसका भी गठन किया गया था, जिसको हम लोग लॉ कमीशन के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हम किसे जानते हैं। दोस्तों 1834 में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था और दोस्तों उसकी अध्यक्षता इसी लॉर्ड मैकाले महोदय के द्वारा की गई थी। दोस्तों आप लोगों ने आईपीसी का नाम जरूर सुना होगा, जिसको दोस्तों हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंडियन पीनल कोड। दोस्तों ये जो इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता दोस्तों, जिसमें हमारे आपके सभी दंडों के प्रावधान, चाहे वो रेप हो, चाहे आपके चोरी हो, चाहे मर्डर हो, कल्पेबल होमिसाइड हो, फ्रॉड हो, लूट हो, जितने भी प्रकार के दोस्तों आपके ऑफेंसेस है, जो क्राइम है, उनको इस आईपीसी में डिफाइन किया गया है। दोस्तों इस आईपीसी को जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था वह था दोस्तों आपका लॉर्ड मैकाले। दोस्तों लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही दोस्तों आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और लॉर्ड मैकाले दोस्तों प्रथम विधि आयोग के गठन के अध्यक्ष माने जाते हैं। इन्हीं की अध्यक्षता दोस्तों पहली बार प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। साथ में दोस्तों भारत में जो वर्तमान में हम लोग अंग्रेजी माध्यम की जो शिक्षा कहते हैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम बोलते हैं, इसमें सीबीएसई कह लें, आईसीएसई बोर्ड, जो विभिन्न प्रकार के इंग्लिश माध्यम की जो पढ़ाई होती है दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा की जो पढ़ाई होती है दोस्तों, इसके प्रचलन का भी श्रेय दोस्तों भारत में लॉर्ड मैकाले को ही जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो जो लॉर्ड मैकाले दोस्तों यह अंग्रेजी शिक्षा जो है भारत में उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 1833 के चार्टर एक्ट के पश्चात दोस्तों अगला एक्ट आता है 1853 ईस्वी में। अर्थात दोस्तों 1853 ईस्वी में जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसको सुधार करने के लिए, उसमें जो खामियां थी उनको बताने के लिए, उनको अच्छे से रिजॉल्व करने के दोस्तों 1853 में एक दूसरा चार्टर एक्ट आता है, जिसे दोस्तों हम लोग 1853 के चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसको हम लोग सामान्यतः चार्टर एक्ट 1853 के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों इस चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत सबसे पहली चीज ये की गई दोस्तों कि हमने आपको बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में प्रीवियस दोस्तों बातों में बताया था दोस्तों। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में दोस्तों जो सदस्यों की संख्या दोस्तों पहले 24 थी, उसको घटाकर दोस्तों अब 18 कर दिया गया, जो कि दोस्तों इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई का संगठन था दोस्तों, वह अब इसमें जो पहले 24 सदस्य हुआ करते दोस्तों, अब उनमें से दोस्तों अब यह 18 सदस्य इसमें घटाकर कर दिए गए। साथ में दोस्तों हमने अभी बताया कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दोस्तों का जो गवर्नर जनरल की दोस्तों कार्यकारी परिषद थी, उसमें एक नए अर्थात चौथे सदस्य के रूप में दोस्तों विधि सदस्य की स्थापना या फिर उसको जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों ये जब 1853 के चार्टर एक्ट आता है तो जो विधि सदस्य था दोस्तों अब इसको स्थायी कर दिया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले यह चौथा जो सदस्य था जब 1833 में जोड़ा गया था तो ये परमानेंट बेसिस पे नहीं जोड़ा गया था, ये एक टेम्परेरी फॉर्म में जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों जब 1853 का एक्ट आता है तो जो चौथा विधि सदस्य था दोस्तों अब इसे परमानेंट फॉर्म में जोड़ दिया गया, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों
कार्यकारी परिषद जो थी दोस्तों, इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। इनके दोस्तों विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की भी व्यवस्था दोस्तों इस एक्ट के द्वारा की गई, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कार्यकारी परिषद के जो विधायी कार्य थे उनको प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई। इसके अलावा दोस्तों जो कानून निर्माण में सहायता हेतु गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी दोस्तों, उसमें अब 6 नए सदस्य दोस्तों लिए जाएंगे। ऐसा भी प्रावधान जो दोस्तों इसमें सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे कि जो पहले 1833 के चार्टर एक्ट है दोस्तों, गवर्नर जनरल जो परिषद की कार्यकारी परिषद दोस्तों में उसमें केवल और केवल 4 सदस्य थे, जिसमें दोस्तों 3 महत्वपूर्ण सदस्य थे। इसके अलावा दोस्तों एक विधि सदस्य जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों इस 1853 में इस एक्ट के द्वारा इन 4 सदस्यों के अलावा दोस्तों 6 अन्य सदस्य जोड़े गए थे दोस्तों, जिनका के दोस्तों कार्य क्या था, कानून के निर्माण के सहायता हेतु गवर्नर जनरल की इनके कार्यकारी परिषद में इनको जोड़ा गया था। यहां से दोस्तों यही जो आपका गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद दोस्तों, यहीं से दोस्तों जो भारत की संसद है दोस्तों, इसका इतिहास प्रारंभ होता है दोस्तों। कारण यह है कि दोस्तों पहली बार जो है दोस्तों यहीं से देख रहे हैं कि आप कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे रूप लेती है। और यही दोस्तों आपका जो 6 कुल मिलाकर जो 10 सदस्य है दोस्तों, यही विस्तृत होते होते जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति का दोस्तों कगार आएगा तो ये संसद का रूप धीरे धीरे लेते हुए देखेंगे। कारण यह है कि दोस्तों यही पूरे संपूर्ण आगे जाकर जो भारत में संचालन है राजनीतिक व्यवस्था का, ब्रिटिशों के काल में इन्हीं की देखरेख में होना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो उच्च पद है दोस्तों, उन उच्च पदों के लिए दोस्तों सिविल सेवकों के लिए दोस्तों एक लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा दोस्तों। इसका भी प्रावधान दोस्तों इस एक्ट के द्वारा किया गया। तो दोस्तों सिविल सेवकों के लिए लिखित परीक्षा का जो प्रावधान है दोस्तों, यह कहां से किया गया दोस्तों, तो यह इसी एक्ट के द्वारा किया गया। और दोस्तों यहीं से पहली बार दोस्तों जो आईसीएस परीक्षा है दोस्तों, इसकी लिखित परीक्षा का इतिहास जो दोस्तों यहां से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न कभी पूछा जाए कि सिविल सेवकों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किस एक्ट द्वारा किया गया दोस्तों, तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया। इसका दोस्तों यहीं से लिखित परीक्षा के साथ साथ दोस्तों 1854 में दोस्तों जो मैकाले समिति थी दोस्तों उसको बनाई गई। और दोस्तों यह जो समिति थी यह सिविल सेवाओं से संबंधित थी। पूछा जाता है दोस्तों कि मैकाले समिति का जो संबंध है यह किससे है, दोस्तों मैकाले समिति का संबंध सिविल सेवाओं से संबंधित है, जिसका निर्माण दोस्तों, जिसका गठन 1854 में किया गया था, जो कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि भाई बताइए वुड डिस्पैच क्या है, चार्ल्स वुड डिस्पैच या फिर वुड डिस्पैच कमेटी क्या है। तो दोस्तों 1854 में दोस्तों पहली बार प्रस्तुत जो चार्ल्स वुड डिस्पैच दोस्तों, इसको भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1854 में जो प्रस्तुत चार्ल्स वुड डिस्पैच है दोस्तों, इसको हम सभी भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। देखिए यदि आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये हम लोग इसको चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहते हैं। दोस्तों 1864 में दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर दोस्तों प्रथम ऐसे भारतीय व्यक्ति बने थे दोस्तों, जिन्होंने जो आईसीएस परीक्षा की प्रारंभ की गई थी दोस्तों इस एक्ट द्वारा, उसमें आईसीएस बनने वाले या प्रथम भारतीय बनकर निकले। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले आईसीएस बने भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, तो है आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर। और उन्होंने दोस्तों 1864 में एग्जाम क्वालिफाई किया और यह प्रथम ऐसे भारतीय व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने यह आईसीएस परीक्षा पास की और ऐसे यह आईसीएस व्यक्ति बने। इसका दोस्तों इसके पश्चात 1853 एक्ट के पश्चात दोस्तों आता है आपका 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों 1858 ईस्वी में अगला जो आपका एक्ट आता है दोस्तों वह भारत शासन अधिनियम अर्थात इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से आता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले का जो एक्ट दोस्तों वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से आता है, फिर दोस्तों आपका चार्टर एक्ट के नाम से आता है। अब 1858 दोस्तों आपको जो एक्ट दिखेंगे वो भारत शासन अधिनियम अर्थात इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से दिखेंगे। तो कौन सा चार्टर एक्ट आपका 1813, 33 और 53। उसके अलावा दोस्तों आपका 1858 से दोस्तों आपका भारत शासन अधिनियम स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है आखिर इसको लाया क्यों गया, इसका कारण क्या था। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भारत की प्रथम क्रांति जो है इसको 1857 का विद्रोह माना जाता है, इसको भारत के प्रथम क्रांति के रूप में जानते हैं। दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था उसके कारण दोस्तों जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। अब ध्यान रखिएगा,
अभी तक जो था दोस्तों, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंपनी के माध्यम से भारत में शासन कर रही थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले व्यापार करने के लिए आई थी, अब उसको फिर क्या कर दिया गया था, राजनीतिक इकाई बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में शासन कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 1857 में कंपनी के रहते हुए इतना बड़ा विद्रोह हो गया दोस्तों, तो उसके पश्चात उन्होंने क्या किया दोस्तों कि जो ये कंपनी का शासन व्यवस्था दोस्तों, उन्होंने उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और साथ दोस्तों जो भारत की शासन व्यवस्था थी उसको उन्होंने सीधे अपने हाथों, जिसको लोग ब्रिटिश क्राउन कहते हैं अर्थात महारानी कहते हैं दोस्तों, उनके हाथों में चला गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों 1858 के इस भारत शासन अधिनियम एक्ट द्वारा जो कंपनी की शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर लिया गया। और दोस्तों भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसको सीधे अब कहां से हैंडल किया जाने लगा, कहां से डील किया जाने लगा दोस्तों, तो सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा दोस्तों इसको डील किया जाने लगा। और साथ दोस्तों 1858 से दोस्तों 1947 से जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था दोस्तों, तब तक ये जो ताज का शासन, जो ब्रिटिश क्राउन का शासन दोस्तों, यह भारत पर बना रहा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते दोस्तों, इस भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए दोस्तों इस अधिनियम को अच्छा अधिनियम या फिर ताज या फिर क्राउन एक्ट के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि क्राउन एक्ट किसे कहा जाता है या फिर गुड एक्ट इसको हम लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका यह जो एक्ट है 1858 का आपका भारत शासन अधिनियम, इसी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कोड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोस्तों, जो कि दो इकाइयां बनाई गई थी, इनको भी दोस्तों कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा दोस्तों, जो कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों दो महत्वपूर्ण जो बॉडी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि कंपनी के शासन के लिए बनाई गई थी दोस्तों, इन दोनों अपने जो अंग थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, उनको दोस्तों अब समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों जो आपको मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल का पद था दोस्तों, अब इस भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था दोस्तों उसको बदलकर भारत के वायसराय के नाम पर कर दिया गया था। ध्यान है दोस्तों, ये जो भारत का वायसराय होगा, अब ये सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों ये किसका प्रतिनिधि होगा दोस्तों, तो ये आपके ब्रिटिश क्राउन का दोस्तों प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। इसीलिए दोस्तों इस गवर्नर जनरल के पद को दोस्तों अब वायसराय के पद के नाम से भी जाने जाने लगा। और दोस्तों इसी क्रम में भारत के जो प्रथम वायसराय बने दोस्तों, वह बनते हैं आपके वायसराय लॉर्ड कैनिंग। पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि भारत के प्रथम वायसराय के रूप में हम किसे जानते हैं दोस्तों, तो भारत के प्रथम वायसराय बनते दोस्तों आपके लॉर्ड कैनिंग। साथ में दोस्तों ये जब वायसराय का पद बनाया गया दोस्तों, तो उस वायसराय की सहायता के दोस्तों भारत सचिव जैसा जो पद दोस्तों उसका भी निर्माण किया गया, उसको भी सृजित किया गया। पूछा जाता है आपसे प्रश्न दोस्तों कि भारत सचिव का जो पद है यह किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोस्तों ये जो भारत सचिव का पद है उसको बनाया गया था। साथ में दोस्तों जो भारत सचिव का पद था, यह भारत सचिव जो था दोस्तों, यह ब्रिटिश कैबिनेट जो थी दोस्तों उसका ही एक मंत्री था दोस्तों, और इसी को दोस्तों भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता था। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर भारत के प्रथम भारत सचिव कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम भारत सचिव के रूप में जाना जाता है चार्ल्स वुड को। दोस्तों चार्ल्स वुड की नियुक्ति भारत के प्रथम सचिव के रूप में नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा दोस्तों भारत सचिव जो पद था उसकी सहायता के लिए भी दोस्तों 15 सदस्यीय दोस्तों एक भारत परिषद का गठन किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई कि भारत परिषद क्या है, तो दोस्तों जो भारत सचिव था उसकी सहायता हेतु दोस्तों 15 सदस्यों की एक समिति का, एक परिषद का गठन किया गया था, जिसे दोस्तों हम लोग भारत परिषद के नाम से जानते हैं। अब ध्यान है दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि भारत सचिव के लिए जो भारत परिषद का गठन किया गया था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो उसमें सदस्यों की संख्या थी आपकी 15। तो ये 15 जो सदस्य दोस्तों आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम या फिर भारत के प्रथम वायसराय का नाम। तो दोस्तों हमने आपको बताया ही कि गवर्नर जनरल का जो पद था दोस्तों उसको वायसराय के नाम पे बदल दिया गया। तो दोस्तों जो अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों वह थे आपके लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग को दोस्तों प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन जैसे ही प्रश्न यह पूछ दिया जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, वह कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो कि भारत के प्रथम एवं अंतिम, भारतीय शब्द जुड़ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है सी गोपालाचारी। जी दोस्तों सी गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जो दोस्तों इन्हीं को भारत के
प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में हम जानते हैं। लेकिन जब ऐसे पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लेकिन भारतीय शब्द पूछ दिया जाएगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी, अर्थात दोस्तों चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। इसके पश्चात दोस्तों जब 1858 का दोस्तों एक्ट समाप्त हो गया, तो उसके पश्चात दोस्तों अगला एक्ट है आपका 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। जब दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो महत्वपूर्ण एक्ट पारित हुआ दोस्तों, इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे दोस्तों उनको सम्मिलित किया गया। तो क्या कुछ प्रावधान थे दोस्तों, इसको जानने में समझने का प्रयास करेंगे। वो एक्ट दोस्तों कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल दोस्तों कार्यकारिणी जो परिषद थी, उसमें दोस्तों 5वां सदस्य जो दोस्तों वह जोड़ा गया। अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है दोस्तों, उसमें 5वें सदस्य को जोड़ा गया दोस्तों, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। साथ में दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, इसी एक्ट द्वारा दोस्तों पहली बार भारत में जो विभागीय प्रणाली दोस्तों, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते दोस्तों, यदि हम समानता शब्दों में कहें तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जिसको हम लोग कहते दोस्तों, इसकी शुरुआत इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। पूछा जाता है आपसे प्रश्न दोस्तों कि भारत में पहली बार जो विभागीय प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, इसको हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम कहते दोस्तों, इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। साथ में दोस्तों जो वायसराय का पद 1858 के भारत शासन अधिनियम में लाया गया था दोस्तों, उस वायसराय को दोस्तों पहली बार इस एक्ट के द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों उसको प्रदान की गई। पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि आखिर पहली बार आखिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई? तो 1861 के इस अधिनियम के द्वारा। साथ में दोस्तों जो कि मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसिया थी दोस्तों, जिनको विधायी शक्तियां जिनसे वापस ले ली गई थी दोस्तों, इस एक्ट द्वारा दोस्तों मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को दोस्तों पुनः एक बार जो उनकी विधायी शक्तियां थी दोस्तों उनको प्रदान कर दी गई। और इस प्रकार से दोस्तों भारत में जो विकेंद्रीकरण दोस्तों, उसकी शुरुआत भी इस एक्ट द्वारा हमको दिखाई देती है। प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर भारत में जो विकेंद्रीकरण है, इसकी शुरुआत मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत है, यह हमें कहां पर दिखाई देती है? तो दोस्तों हमको इस एक्ट द्वारा दिखाई देती है। साथ में द्वारा दोस्तों यदि प्रश्न यह भी पूछ दिया जाए कि आखिर किस एक्ट द्वारा केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि केंद्रीयकरण की बात करें तो हमने आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके समय बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का दोस्तों केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। लेकिन दोस्तों इस एक्ट के द्वारा दोस्तों आपके भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों इस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की व्यवस्था की गई, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कदम था ब्रिटिश काउंसिल के तरफ से। दोस्तों अब जब भी कानून बनाने की कोई प्रक्रिया होगी तो उसमें दोस्तों भारत की तरफ से भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा प्रावधान दोस्तों इस एक्ट द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया। साथ में दोस्तों जो दोस्तों भारत की कार्यकारी परिषद थी, उसके अतिरिक्त दोस्तों सदस्यों की जो संख्या थी वह बढ़ाई गई, और ये सदस्य दोस्तों कुल भारतीय होते थे, परंतु यह अनिवार्य नहीं था कि दोस्तों इनमें अधिकतम न्यूनतम जो सदस्य दोस्तों वह 6 थे, और अधिकतम सदस्यों की संख्या इसमें दोस्तों कितनी थी? तो वो 12 थी। ध्यान रखिएगा, भारत के जो कार्यकारी परिषद थी उनके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, और ये जो सदस्य थे दोस्तों ये भारतीय होते थे, लेकिन इनका यह अनिवार्य पद जो था यह अनिवार्य नहीं था। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों न्यूनतम सदस्य इसमें 6 हो सकते थे, और अधिकतम सदस्यों की संख्या दोस्तों इसमें 12 बताई गई थी। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा 1862 में दोस्तों 1862 में लॉर्ड कैनिंग दोस्तों जो थे, जो कि भारत के प्रथम वायसराय बने दोस्तों, इन्होंने दोस्तों 3 भारतीय राजाओं, जिसमें बनारस के राजा हैं दोस्तों, पटियाला के महाराज दोस्तों, और सर दिनकर राव दोस्तों, इन तीनों को दोस्तों विधान परिषद में मनोनीत किया था, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट। तीनों के नाम ध्यान रखेंगे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव दोस्तों, इन तीनों लोगों को विधान परिषद में 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात दोस्तों हम बात करेंगे अब 1892 के भारत परिषद अधिनियम की। तो दोस्तों इस एक्ट के द्वारा वायसराय की दोस्तों जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें एक सदस्य जो है वो फाइनली एक और बढ़ा दिया गया, जिससे कि दोस्तों अतिरिक्त जो सदस्यों की संख्या थी वो भी बढ़ाई गई दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार से इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 और दोस्तों अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गई,
जो कि दोस्तों इस 1892 के भारत परिषद अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। तो दोस्तों पहला पॉइंट आपने ये जाना कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है दोस्तों, इसमें एक सदस्य को और बढ़ाया गया, और दोस्तों इनके सदस्यों के अलावा कुछ अन्य अतिरिक्त सदस्य भी थे दोस्तों, उनकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों वह 10 रखी गई है दोस्तों, और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित की गई। इसके अलावा दोस्तों अतिरिक्त सदस्य दोस्तों जो जोड़े गए थे, जिनकी संख्या इस एक्ट के द्वारा बढ़ाई गई थी दोस्तों, इन सदस्यों का दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो व्यापार बोर्ड के सदस्य थे उनके द्वारा और नगर निगम तथा सीनेट द्वारा दोस्तों करवाया जाता था। दोस्तों जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्याओं में बढ़ोतरी की गई थी, इनका निर्वाचन सबसे पहले आप जान लीजिए कि इनके निर्वाचन का आधार दोस्तों अप्रत्यक्ष था दोस्तों, अर्थात इसमें सीधे सीधे तौर पर भाग जो प्रतिनिधि चुनने वाली जनता थी वो भाग नहीं लेती थी, अर्थात दोस्तों बोर्ड के सदस्य नगर निगम तथा सीनेट द्वारा जो दोस्तों ये अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन कराया जाता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अभी तक चुनाव शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है, इसलिए दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत है दोस्तों ये इसी समय हमको दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों जो अतिरिक्त सदस्य थे, उन अतिरिक्त सदस्यों के दोस्तों प्रश्न पूछने का जो अधिकार दोस्तों वह भी दिया गया, और दोस्तों साथ ही ये जो अतिरिक्त सदस्य थे दोस्तों, जो भी बजट प्रस्तुत होता था उस पर बहस भी कर सकते थे। ऐसा प्रावधान दोस्तों इस एक्ट द्वारा उन अतिरिक्त सदस्यों को प्रदान किया गया। इस एक्ट के पश्चात दोस्तों आपका अगला एक्ट आता है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप ध्यान से याद रखेंगे दोस्तों। जो यह 1909 का भारत परिषद एक्ट अधिनियम है, इस एक्ट को दोस्तों हम लोग मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। कारण ये था दोस्तों कि उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे दोस्तों, ये इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। क्या थे दोस्तों? भारत के सचिव थे। वहीं पर दोस्तों जो लॉर्ड मिंटो थे दोस्तों, यह भारत के वायसराय थे दोस्तों, और इसी कारण दोस्तों इस अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों ये जो मार्ले शब्द है ये भारत सचिव के पद को दर्शाता है, और मिंटो शब्द जो है दोस्तों उस समय के तत्कालीन वायसराय जो थे दोस्तों लॉर्ड मिंटो, उनके बारे में बात करता है। दोस्तों इस एक्ट के अधिनियम के द्वारा दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार जो है दोस्तों जाति, धर्म, भाषा के आधार पर दोस्तों अलग निर्वाचन जो क्षेत्र है दोस्तों उसका निश्चित किया गया। अर्थात दोस्तों इस एक्ट के द्वारा पहली बार दोस्तों जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है दोस्तों, या फिर हम इसको कह लें पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसकी शुरुआत हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस एक्ट के द्वारा सबसे पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या फिर पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है ये पहली बार कब की गई थी? तो दोस्तों यह आपके 1909 के इस एक्ट के द्वारा की गई थी। साथ में दोस्तों सबसे पहले इस प्रणाली में दोस्तों मुसलमानों को, जो मुस्लिम थे दोस्तों, उनको शामिल किया गया था दोस्तों। अर्थात दोस्तों मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है वो केवल और केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान दोस्तों हमको इस एक्ट में देखने को मिलता है। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन है दोस्तों, ये संबंधित संप्रदाय के लोग ही दोस्तों अपने संप्रदाय के प्रतिनिधि को चुनेंगे, ऐसा प्रावधान दोस्तों हमको इस एक्ट में पहली बार देखने को मिलता है। और यही कारण है कि दोस्तों तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो दोस्तों, इनको भारतीय सांप्रदायिकता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर किसको भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं दोस्तों, तो जो लॉर्ड मिंटो हैं इनको हम भारतीय सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जानते हैं। साथ में दोस्तों उस समय के तत्कालीन जो दोस्तों भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले जो है दोस्तों, जिनको हम लोग महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, यह गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, इन्हीं की सिफारिशों को दोस्तों इस अधिनियम में जगह दी गई थी। जहाँ दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों कुछ सिफारिशें की थी दोस्तों ब्रिटिश क्राउन से, और उनकी सिफारिशों को दोस्तों इस एक्ट के द्वारा दोस्तों उसमें स्थान दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई दोस्तों पिछले अधिनियम में, पिछले एक्ट में दोस्तों, उनको विधायी परिषद में पूरक प्रश्न के भी पूछने का अधिकार दिया गया इस एक्ट द्वारा, जो कि दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण
पॉइंट है। साथ में दोस्तों भारतीयों को वायसराय की दोस्तों जो कार्यकारी परिषद थी उसके साथ दोस्तों एसोसिएशन बनाने का भी जो प्रावधान था दोस्तों वह इस एक्ट के द्वारा दोस्तों शामिल किया गया, जो कि दोस्तों अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों। साथ में आप ध्यान रखेंगे दोस्तों जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा है दोस्तों यह वायसराय की कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। नाम आप ध्यान में जरूर रखिएगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इसलिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों ये वायसराय की कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में ये नियुक्त हुए थे। 1909 के दोस्तों एक्ट के पश्चात आपका आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों इस 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम सभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या है भाई, तो मॉन्टेग्यू दोस्तों उस समय के तत्कालीन भारत सचिव कह लें और दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो दोस्तों उस समय के तत्कालीन वायसराय थे। इसी कारण दोस्तों हम लोग इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा पहली बार दोस्तों जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका विस्तार दोस्तों जो कि 1909 में केवल मुस्लिमों तक था दोस्तों, अब इस एक्ट के द्वारा दोस्तों उसको सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी दोस्तों इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में सम्मिलित कर दिया गया था। तो दोस्तों प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किस एक्ट में की गई, तब आप बोलेंगे 1909 वाला एक्ट। लेकिन जैसे ही प्रश्न भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय फिर सिखों को शामिल करने की बात हो जाएगी तब आप उनसे आंसर देंगे दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। साथ में दोस्तों इस एक्ट के द्वारा दोस्तों जो महिलाएं थी उनको भी दोस्तों वोट देने का अधिकार, मताधिकार देने का अधिकार भी दोस्तों उनको दिया गया। साथ में दोस्तों केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो व्यवस्था दोस्तों वह भी इस एक्ट के द्वारा पारित की गई, जो कि दोस्तों अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी दोस्तों वो दोनों सदन दोस्तों केंद्र के राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों ये जो राज्य परिषद है यही वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा के रूप में एक्ट करती है, कार्य करती है। और दोस्तों जो केंद्रीय विधान परिषद और जो इसकी प्रणाली की शुरुआत की गई दोस्तों इसको वर्तमान में हम लोकसभा के रूप में कार्य करते हुए देखते हैं। दोस्तों आपने ये जाना कि जो वर्तमान में हमारे संसद का कॉन्सेप्ट दोस्तों हमको इस 1919 के एक्ट के द्वारा हमको दिखाई देता है, जिसमें दोस्तों राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। राज्य परिषद ही दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के रूप में कार्य कर रही है और केंद्रीय विधानसभा जो है दोस्तों यह आपकी किसके समानार्थी है दोस्तों, तो ये आपकी लोकसभा के समानार्थी है। वहीं पर दोस्तों प्रांतों में पहली बार जो द्वैध शासन प्रणाली है उसकी भी शुरुआत जो है दोस्तों हमको इस एक्ट द्वारा होती हुई दिखाई देती है। साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट बड़ा है, ध्यान रखिएगा, प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दोस्तों दो भागों में बांटा गया, जो कि दोस्तों इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। साथ में दोस्तों इस एक्ट के द्वारा ही जो संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों जिसको हम लोग यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों वर्तमान में हम लोगों के आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, उनके दोस्तों जो होते हैं एग्जाम उनके लिए जो आईएएस अर्थात संघ लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों यूपीएससी दोस्तों इसके गठन का प्रावधान भी दोस्तों इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अब ध्यान रहे प्रश्न पूछा जाता है कि यूपीएससी का जो गठन है ये किस आयोग, किस सिफारिश पर किया गया था दोस्तों, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कह लें या फिर संघ लोक सेवा आयोग कह लें दोस्तों, इसका जो गठन किया गया था दोस्तों वो ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग का नाम आप सब जरूर ध्यान रखेंगे, ली आयोग की सिफारिश पे दोस्तों 1926 में 1926 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, सिफारिश किया था। इन्हीं की सिफारिश दोस्तों पहली बार यूपीएससी का गठन किया गया था। वहीं पर दोस्तों आप ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब संघ लोक सेवा आयोग का पहली बार गठन किया गया था दोस्तों तो यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों, उस समय के प्रथम अध्यक्ष बने थे रॉस बारकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी के प्रथम चेयरमैन कौन बने थे दोस्तों, तो वह बने हैं आपके रॉस बारकर। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय बजट जो है दोस्तों उनको राज्यों के बजट से दोस्तों इस एक्ट द्वारा पहली बार अलग कर दिया गया, अर्थात दोस्तों केंद्रीय बजट अब अलग प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य का जो बजट दोस्तों वो अलग प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया दोस्तों, जो कि 1919 के एक्ट का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में द्वैध शासन की प्रक्रिया इसी एक्ट द्वारा मानी जाती है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों
भारत में जो द्वैध शासन के जनक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो भारत में द्वैध शासन के जनक दोस्तों हम लोग लियोनेल कर्टिस को भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। लियोनेल कर्टिस जो है दोस्तों, इनमें हम लोग भारत के द्वैध शासन के जनक के रूप में जानते हैं दोस्तों। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र पूछा जाता है, कब यह आया था दोस्तों? तो यह आया था आपका 1917 में। लेकिन जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करेगा, रिफॉर्म की बात करेगा दोस्तों, तो यह आया था आपका 1919 में, अर्थात दोस्तों 1919 में। इसके पश्चात दोस्तों आपका आता है साइमन कमीशन 1927 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों साइमन कमीशन को लेके। तो 1919 के अधिनियम की दोस्तों जांच करने हेतु ही 7 सदस्यों की दोस्तों एक कमेटी निर्धारित की जाती है, जिसको हम लोग दोस्तों साइमन कमीशन कहते हैं। उसका गठन किया गया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके जो भी सदस्य दोस्तों 7 सदस्य कमेटी बन रही दोस्तों, ये सभी सदस्य अंग्रेज थे। और यही कारण था दोस्तों कि भारत में तत्कालीन रूप में जो भी दोस्तों उस समय की दल थे दोस्तों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, या फिर अन्य जो छोटे बड़े दल थे दोस्तों, उन सभी दलों ने दोस्तों इनका जबरदस्त बहिष्कार किया दोस्तों। इस एक्ट आया कब था? 1927 में आया था। ध्यान है दोस्तों, कारण क्या था इसके बहिष्कार का? तो जो 7 सदस्यीय टीम थी, इसमें सातों के सातों सदस्य दोस्तों क्या थे? अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए इसका जबरदस्त विरोध किया गया दोस्तों। साइमन कमीशन के गठन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता है दोस्तों। तो उस समय दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तत्कालीन थे बॉल्डविन दोस्तों, और भारत के समय सचिव थे दोस्तों बर्कन हेड, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों। ध्यान है दोस्तों, जो बर्कन हेड है, उन्होंने कहा था दोस्तों कि भारतीय जो है दोस्तों वह संविधान बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए दोस्तों उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया था। उसके पश्चात दोस्तों 1927 में आपका साइमन कमीशन आया, उसका विरोध हुआ, उसका बहिष्कार किया गया। साइमन गो बैक का नारा भी लगा दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है दोस्तों, 1928 में दोस्तों। बर्कन हेड की दोस्तों चुनौती को स्वीकार करते हुए दोस्तों जो मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं दोस्तों, इन मोतीलाल नेहरू की दोस्तों अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक सर्वदलीय संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया। कारण क्या था? तो बर्कन हेड ने कहा था दोस्तों कि जो भारतीय हैं वो संविधान का निर्माण नहीं कर सकते, और इसी को चुनौती देने के लिए, इसी को चुनौती को स्वीकार करते हुए जो मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों, उन्होंने 8 सदस्यों की एक सर्वदलीय संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया। और उन्होंने दोस्तों अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दोस्तों, और इसी कारण दोस्तों इस रिपोर्ट को अगस्त रिपोर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा दोस्तों इस अगस्त रिपोर्ट नहीं, वो अलग चीज है, माफ कीजिएगा दोस्तों। इन्होंने ही अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और दोस्तों नेहरू जो है दोस्तों रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपनी 14 मांगे दोस्तों प्रस्तुत की, जिन्हें दोस्तों जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला भी कहा जाता है दोस्तों। जब इस नेहरू कमेटी के द्वारा दोस्तों जो ये रिपोर्ट तैयार की गई 1928 में, तो इस नेहरू रिपोर्ट से दोस्तों जो मोहम्मद अली जिन्ना थे दोस्तों, वो क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए दोस्तों, और असंतुष्ट होकर उन्होंने अपनी 14 मांगों को प्रस्तुत किया, और इन्हीं 14 मांगों को दोस्तों 14 सूत्रीय फार्मूला भी कहा जाता है दोस्तों। साइमन कमीशन के प्रस्ताव जो दोस्तों 1927 में आया था दोस्तों, उनके प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भी दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, जिसमें दोस्तों आपके महत्वपूर्ण भारतीय विद्वान, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, जिन्होंने भाग लिया था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे। इसके पश्चात दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सांप्रदायिक अवार्ड या फिर कम्युनल अवार्ड दोस्तों, जिनमें दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड दोस्तों, इन्होंने अगस्त 1932 में पृथक निर्वाचन व्यवस्था को दलितों के लिए दोस्तों विस्तारित किया, और दलितों के लिए दोस्तों प्रांतीय विधान मंडलों में 71 जो सुरक्षित स्थान दोस्तों वह उनके द्वारा प्रदान किए गए। अब देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दोस्तों उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके बांटने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने का प्रयास किया। उसके पश्चात दोस्तों उन्होंने बाद में दलित के दोस्तों रिजर्वेशन देकर अलग से बांटने का प्रयास किया। उसके पश्चात दोस्तों आता है आपका पूना पैक्ट सितंबर 1932 का। दोस्तों ये जो पूना पैक्ट है किससे संबंधित दोस्तों? तो दलितों के लिए दोस्तों अलग से निर्वाचन व्यवस्था के कारण गांधी जी ने दोस्तों पुणे की जो यरवदा जेल है दोस्तों, उसमें दोस्तों उन्होंने अनशन को प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए दोस्तों 1932 में महात्मा गांधी एवं दोस्तों भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ दोस्तों। इस समझौते को हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। आखिर इस एक्ट
के तहत हुआ क्या क्या कुछ चीजें थी दोस्तों। तो इस समझौते के तहत दोस्तों जो कांग्रेस दोस्तों दल है उन्होंने दलितों को प्रांतीय विधानमंडलों में 147 148 सुरक्षित सीटों को, रिजर्व सीटों को देने का वायदा किया। वहीं पर दोस्तों ध्यान रखिएगा ये प्रांतीय विधानमंडलों की बात कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों इन्होंने जो कांग्रेस ने केंद्रीय विधानमंडलों में दलितों को 18% सुरक्षित सीटें जो है दोस्तों उनको देने की घोषणा की, जो कि दोस्तों इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके पश्चात दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आपके सामने निकल कर आती है वह आती है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों आपने एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, उसमें आपने जरूर ध्यान से सुना होगा कि हमारे भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा सोर्स है, जो सबसे बड़ा दोस्तों आपका स्रोत है दोस्तों, वह है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों वर्तमान में जो भारतीय संविधान है इनमें लगभग दोस्तों 250 अनुच्छेद जो है दोस्तों यह हमारे यहीं से भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हूबहू लिए गए हैं। दोस्तों इस अधिनियम को साइमन कमीशन की सिफारिश पर बनाया गया था दोस्तों, और इस अधिनियम में दोस्तों 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और दोस्तों कुल 14 भाग थे। वर्तमान दोस्तों भारतीय संविधान में इस अधिनियम का लगभग दोस्तों 60% भाग दोस्तों ले लिया गया है। अतः दोस्तों हम इसे लघु संविधान या फिर मिनी संविधान भी कहते हैं। देखिए दो चीजें हैं, जब आपसे प्रश्न कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिससे हम लोग मिनी संविधान या फिर लघु संविधान संशोधन कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा यदि संविधान संशोधन की बात करेगा तो 42वां संविधान संशोधन, लेकिन किसी एक्ट की बात करें हम तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 को भी हम लोग लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इस एक्ट द्वारा किया क्या गया था, तो भैया इस एक्ट द्वारा पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना के प्रयास जो है वो किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना के जो प्रयास है वो किस एक्ट द्वारा किए गए थे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। साथ में दोस्तों 11 ब्रिटिश प्रांतों एवं 4 कमिश्नर क्षेत्रों एवं देशी रियासतों से मिलकर दोस्तों यह बना था। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों ये जो रियासतें दोस्तों, इन रियासतों ने दोस्तों इनको बनने से इनकार कर दिया था। साथ में दोस्तों जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक्ट में बताया कि प्रांतों में दोस्तों द्वैध शासन की व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, इस एक्ट के दौरान 1935 में दोस्तों फाइनली प्रांतों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करके दोस्तों अब उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। साथ में दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो रही है, लेकिन वहीं पर केंद्र में जो है दोस्तों यहाँ पर द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रश्न प्रांतों में द्वैध शासन की प्रक्रिया को समाप्ति का आएगा तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रक्रिया की शुरुआत क्या आएगा तब भी आपको आंसर ध्यान रखना है। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच जो दोस्तों पहली बार शक्तियों का जो विभाजन है वो हमको दोस्तों दिखाई देता है। दोस्तों हम लोगों के वर्तमान संविधान में जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं दोस्तों तो आपने उसमें देखा होगा कि हमको 3 लिस्ट की जानकारी मिलती है, 3 प्रकार की सूचियों की जानकारी मिलती है, जिससे दोस्तों हम लोग राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के रूप में जानते हैं। यह जो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये हमको भारत शासन अधिनियम 1935 में भी देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच में की गई थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों संघ सूची में 59 विषय लिए गए थे, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में दोस्तों 36 विषय के प्रावधान वहां पर दिए गए थे। ध्यान है दोस्तों संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार वहां पर केंद्र को था, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों राज्य को था, और समवर्ती सूची जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते दोस्तों, इस पे कानून बनाने का अधिकार दोस्तों राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों के पास था। और ध्यान है दोस्तों यहाँ पर जो भी अविशिष्ट शक्तियां थी वो उस समय के तत्कालीन वायसराय जो थे दोस्तों उनको प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और अधिक विस्तार करके इसमें अब महिलाओं, दलित जातियों और मजदूर वर्गों को भी दोस्तों शामिल कर लिया गया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए शुरू किया गया था, फिर उसमें सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन को जोड़ा गया, फिर उसके पश्चात दोस्तों इसमें दलितों को जोड़ा गया, फिर इसमें महिलाओं को और मजदूर, इस प्रकार से दोस्तों इन लोगों को सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात दोस्तों भारत शासन अधिनियम द्वारा दोस्तों जो 1858 में जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया था
उसके द्वारा दोस्तों जो भारत परिषद को स्थापित किया गया था दोस्तों, उसको इस एक्ट के द्वारा फाइनली समाप्त कर दिया गया। साथ में दोस्तों भारत में मुद्रा नियंत्रण एवं शाख विस्तार हेतु, जिसे दोस्तों वर्तमान में हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, उसके लिए दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, उसकी स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1935 दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। साथ में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम सभी लोग फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की बात बार बार करते हैं। तो दोस्तों भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना है दोस्तों, वह 1937 में की गई। देखिए प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई। यदि एक्ट का नाम पूछता है तो भारत शासन अधिनियम 1935, वर्ष पूछता है तो 1937। देखिएगा दोस्तों, जब आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि आखिर संघीय न्यायालय की जो स्थापना है ये 1937 में तो हो गई, लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई दोस्तों, तब आप बोलेंगे दोस्तों 1773 अर्थात दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। साथ में दोस्तों इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो बर्मा क्षेत्र है दोस्तों, जो वर्तमान के जो बर्मा आपका देश है, उसको दोस्तों भारत से पहले यह भारत का अंग हुआ करता था, लेकिन दोस्तों 1937 में इस एक्ट के द्वारा दोस्तों इस बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इस 1935 के एक्ट को लेके दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। उस समय के दोस्तों तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली दोस्तों, उन्होंने 1935 में दोस्तों इस अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक कहा है। साथ में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इस अधिनियम को दासता के घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने इस अधिनियम 1935 को अविश्वास का प्रतीक कहा, तो क्लीमेंट एटली ने। किसने दासता का घोषणा पत्र कहा दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वहीं पर दोस्तों जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं दोस्तों, जिनको दोस्तों हम सभी आप महामना के नाम से भी जानते दोस्तों, इनको 1935 के इस एक्ट को दोस्तों इन्होंने अधिनियम के बारे में कहा कि ये जो अधिनियम है दोस्तों बाहर से देखने पर जनतंत्रीय शासन व्यवस्था लगता है, लेकिन अंदर से देखने पे दोस्तों यह एकदम खोखला है। यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह पंडित मदन मोहन मालवीय का है। दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही 1916 में दोस्तों 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात दोस्तों जिसको हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BHU कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। दोस्तों इस एक्ट के पश्चात भारत में कई सारे एक्ट आए, जिसमें दोस्तों आपका 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। दोस्तों क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में भारत आता है। इसका उद्देश्य होता है भारत में भारतीय संविधान के निर्माण को लेके, लेकिन दोस्तों इसके जो निर्माण की मांग थी, इसमें जो प्रावधान थे दोस्तों, यह उस समय के तत्कालीन दल जो आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे, यह इसको स्वीकार नहीं थे, इसलिए दोस्तों इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात दोस्तों 1945 में वेवेल योजना आती है दोस्तों, और फाइनली दोस्तों 1946 में 1946 में आपका आता है कैबिनेट मिशन योजना। इस योजना के द्वारा ही दोस्तों पहली बार दोस्तों भारत में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है इसी एक्ट के द्वारा होती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया ये बताइए भारतीय जो हमारा संविधान है इसका निर्माण किसके द्वारा, किस मिशन के द्वारा, किस योजना के द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आपका वह है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो कैबिनेट मिशन योजना है इसमें कुल 3 सदस्य थे दोस्तों, जिसमें आपके सर स्टैफोर्ड क्लिप्स, आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और आपके तीसरे थे दोस्तों AV अलेक्जेंडर। जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दोस्तों यह इसके एक्ट के योजना के अध्यक्ष थे। अब आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, जब यह एक्ट 1946 में भारत आया तो पहले तो दोस्तों इसको मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने स्वीकार किया, लेकिन बाद में दोस्तों मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान की जो मांग है दोस्तों
उसको उन्होंने अपने जोर पर पकड़ लिया। इसके पश्चात दोस्तों आती है आपकी माउंटबेटन योजना दोस्तों, जो कि 3 जून 1947 को भारत आती है। इसके पश्चात दोस्तों भारत का सबसे लंबा समय से इंतजार किया जाने वाला, भारत को स्वतंत्रता प्रदान कराने वाला दोस्तों 1947 ईस्वी में आता है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि दोस्तों भारतीयों के उस समय आजादी का सपना था। दोस्तों इस एक्ट को 4 जुलाई 1947 को भारत का जो स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम था, इसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने उस ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को, लेकिन दोस्तों ये वहां पर पास हुआ 18 जुलाई 1947 को। इस प्रकार से वहां पर ये 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। और इसी के पश्चात दोस्तों जो 14-15 अगस्त है 1947 के साल का, उसमें दोस्तों जो पहले ब्रिटिश भारत हुआ करता था, अब वह फाइनली पाकिस्तान और भारत नामक 2 अलग अलग राष्ट्रों में यह विभक्त हो गया, अर्थात आजाद हो गया। इसीलिए दोस्तों जो 14 अगस्त है ये पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जबकि दोस्तों जो 15 अगस्त है दोस्तों यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में दोस्तों उस समय जो वायसराय का पद हुआ करता था दोस्तों, उस वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और दोस्तों उसके स्थान पर पुनः एक बार जो गवर्नर जनरल का पद था दोस्तों उसको लाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वायसराय के पद को यहां पर समाप्त किया गया और उसके स्थान पे दोस्तों गवर्नर जनरल का जो पद है उसको लाया गया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो आप नाम याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा, यह प्रथम और अंतिम स्वतंत्र भारत के गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। यदि भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ब्रिटिश पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन है। साथ में दोस्तों इस एक्ट द्वारा जो भारत सचिव का पद है दोस्तों, इस भारत सचिव के पद को भी दोस्तों यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। साथ में दोस्तों नया संविधान जब तक हमारा निर्माण नहीं होगा तब तक दोस्तों उस 1935 का जो भारत शासन अधिनियम 1935 है दोस्तों, उसके द्वारा देश का संचालन किया जाएगा। यह भी दोस्तों इस एक्ट के द्वारा किया गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो संविधान निर्माण के लिए प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों संविधान सभा की, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों हमारा जो संविधान लागू हुआ दोस्तों, ये हुआ है आपका 26 जनवरी 1950 को। साथ में दोस्तों इस एक्ट के द्वारा दोस्तों जब तक हमारा भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था, तो हमने आपको बताया ही इस बीच में 1947 से लेकर 1950 के बीच में दोस्तों हमारा भारतीय संविधान के रूप में किसने कार्य किया दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने यह शासन किया। साथ में दोस्तों यदि प्रश्न यह पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ध्यान रखिएगा शब्द यहाँ पे मैं भारतीय उपयोग कर रहा हूँ, तो वह थे दोस्तों आपके सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से जो भारतीय संविधान की क्या विकास यात्रा थी, कहां से भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और दोस्तों फाइनली हमारा संविधान कैसे बना, उन चीजों को दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते दोस्तों इस प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।